ऑब्वियसली सिविल्स डेली ने भी काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले किया है। और सिविल्स डेली का मैंने जैसे आई थिंक यू ऑलरेडी नो, मैंने एक तो आंसर राइटिंग जो आपका मेंस टेस्ट सीरीज होता है, स्मैश मेंस का मैं स्टूडेंट था। बेसिकली मैंने सिविल्स डेली को लिया था अपना जीएस वाले मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, और इंटरव्यू में तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए। सो हाँ, तो मैंने ये वाली गाइडेंस ली थी सिविल्स के। आई थिंक सजल सर के अंडर मैंने ज़्यादा वो की थी, क्योंकि बेसिकली सजल सर एंड आई एक्चुअली कम फ्रॉम द सेम प्लेस। तो सजल सर भी वही मिर्जापुर में चुनार से हैं और मैं भी मिर्जापुर से ही हूँ। तो सजल सर के मैं भी साथ तो मैं भी हमेशा। मैं भी गाजीपुर से हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सज्जल सर के साथ तो ज़्यादा कभी ऐसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप रहा नहीं था। उनसे हमेशा बहुत ही ऐसे फ्रेंडली और फ्रेंड वाला टाइप का रिलेशन ज़्यादा रहा था। तो सज्जल सर से मैं काफ़ी फ्रैंकली डिस्कस कर लिया करता था, अपने जीएस 1, 2, 3 कोई इश्यू हुआ करता था तो। और सुकन्या मैम से मैं मोस्टली जीएस 4 में एसोसिएटेड था। सो एथिक्स में अगर आप देखेंगे तो मेरा एक्चुअली सिर्फ 86 थे मेरे 2020 में। 20 में। अ, हाँ, और वो दैट वाज़ बिग सेटबैक। पता नहीं क्यों, क्या हुआ था ऐसा पेपर में, और मेरा पेपर भी ठीक गया था। बट वही अगेन 2021 में मैंने सुकन्या मैम से अगेन 1 टू 1 सेशंस वगैरह लिए, काफ़ी डिस्कशन वगैरह किया मैंने। अब जुड़िए सिविल्स दिल्ली के नए इनिशिएटिव के साथ, जहां पे यूपीएससी मेंस बूट कैंप एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जहां पे 4 इंटेंसिव सेशंस, एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा ऑन आंसर राइटिंग, बेसिकली ऑन एथिक्स एंड एसे। हम सबको पता है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द रैंकर्स ऑफ 2021, ऐसे और एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्कशीट में। सो जुड़िए हमारे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप देख सकते हैं 2 रैंकर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, 2 सीनियर मेंटर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे आपको गाइड करने के लिए, और एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी। आंसर लिख के आपको बताया जाएगा कि कैसे आंसर लिखा जाता है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब मजे में होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू टॉपर्स टॉक विद सिड। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अगर आप मेरी वीडियोस देखे होंगे तो हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार हम जो भी रैंकर सिविल्स दिल्ली से एसोसिएटेड हैं उनको हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा तो स्ट्रेटेजी बताएंगे, अपनी जर्नी बताएंगे। सो वी हैव केप्ट आवर प्रॉमिस। आपका क्या प्रॉमिस था? आपका ये प्रॉमिस था कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिए, आपको ईमेल आईडी आपको भरनी है, आप उस पर साथ शेयर करिएगा। हम आपकी क्वेरीज भी वहां पे एड्रेस करेंगे। साइमल्टेनियसली वी विल अरेंज योर 1-to-1 मेंटरशिप कॉल। अभी जो मेरी एड आपने देखी होगी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरी एड देखी होगी, सो यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। ऑलराइट, सो आई एम श्योर जिस जिस वजह से आपने इस वीडियो को ओपन किया है, जो ट्रेलर अभी आपने देखा है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर फ्रॉम टुडेज टॉपर। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। दीज रैंकर विल प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर यू। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। दे विल गाइड यू इन आंसर राइटिंग, मॉक्स एंड एक्सेसिंग देम। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट मेंटर्ड बाय अ रैंकर। बहुत कुछ है जिसको हम समझेंगे, बहुत कुछ है जिसको हम जानेंगे। टीजर तो एक टीजर होता है, पूरी कहानी इस पूरे वीडियो में है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ दिव्यांश सिंह, AIR 49 UPSC 2021, and I welcome, this is Divyansh Singh. Divyansh, thank you so much for joining here, and it's a great opportunity for us. सिविल दिल्ली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। अमित, ये बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी रही है दिव्यांश आपकी। सो जस्ट अ क्विक स्मॉल अपडेट गाइस, IIT दिल्ली से ग्रेजुएटेड हैं दिव्यांश। आप फिर वही कहोगे कि यार फिर से इंजीनियर क्रैक किया है IAS। दैट्स नॉट द बिग थिंग एक्चुअली। द बिग थिंग इज वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ ही एक्चुअली struggled throughout his journey. It's not only that an engineer who is cracking exam, it's the journey, it's the important steps, it's the important decisions, it's the important mindset Divyansh has taken throughout this journey. So we'll talk about it. So कैसा लग रहा है दिव्यांश अभी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब नेवर एक्सपेक्टेड कि 49th रैंक आ जाएगी। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। और उसके बाद बस काफी से चल रहा है, कभी कभी तो बिलीव भी नहीं होता कि रैंक आ गई है। Right. In a nutshell,
In a nutshell, guys, I wanted to inform you, I wanted to share with you that दिव्यांश ने 2019 में एक बार अटेम्प्ट दिया था, दैट वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट। उसमें उनका स्कोर 484 था, मतलब रैंक 484 थी। एंड 2020 में ही गेव अनदर अटेम्प्ट, उसमें उनकी रैंक 425 थी। लेकिन 2021 में 49 रैंक, मतलब ये जो जर्नी है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग समझना चाहेंगे कि हाउ दिस हैज हैपेंड। पिछले 2 साल का जो रैंक था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन ऐसा क्या हुआ था इस साल में कि तुरंत 49, तुरंत इतना सारा मार्क्स कैसे? सो वी विल टॉक अबाउट इट। सो दिव्यांश, मेरा एक सवाल है आपसे, आपको रैंक देख के ऐसा नहीं लगा कि यार हाफ सेंचुरी हो जाती? नहीं नहीं, मेरे को लगा, मैं तो पहले तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बिकॉज 49th वाज, एज आई सेड, इट वाज शॉक टू मी। और फिर मैं तो बहुत ही इलेटेड था, खुश था। और वेल, इट इज वेरी क्लोज टू हाफ सेंचुरी, हो भी जाती तो इतना कुछ दिक्कत ही नहीं। राइट। सो आई मीन 49 इनक्रेडिबल यार। बहुत, ये जो आपकी जो लर्निंग्स रही हैं, दिस इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो हम शुरू से शुरू करते हैं। वो बात, वो हम उस दौर में जाते हैं जब आप आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे थे और कॉर्पोरेट जॉब में आप थे, माइक्रोसॉफ्ट में थे आप, राइट? हाँ, राइट राइट। सो what makes you to leave that job, and why have you decided to go for corporate job? When this idea of UPSC came into mind? हाँ, तो बेसिकली हुआ क्या था कि 2016 में मेरे प्लेसमेंट्स हो गए थे, आई जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड फिर मैंने, एज आई वाज सॉफ्टवेयर डेवलपर देयर। सो मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। एक डेढ़ साल हो गया था। फिर बेसिकली मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगा कि भाई व्हाट नेक्स्ट, मेरे को आगे क्या करना है, एंड डज मी बीइंग इन माइक्रोसॉफ्ट विल हेल्प इन दैट विजन। सो मेरा तो कुछ तो शॉर्टकमिंग्स मुझे अपने जॉब में दिखने लगे थे। सो फॉर एग्जांपल, जॉब की पीपल इंटरेक्शन नहीं था, और पर्टिकुलरली मैं कोडिंग को लेके बहुत एक्साइटेड भी नहीं था। सो मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि माइक्रोसॉफ्ट में रहते हुए आगे जाके मुझे इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि कोडिंग वाज नॉट आई वाज पैशनेट अबाउट, और मोस्टली मुझे पूरी लाइफ तो नहीं, एटलीस्ट 10-12 इयर्स तो प्रॉपर कोडिंग करनी ही थी। तो वहाँ Right. से फिर मैंने थोड़ा सोचना स्टार्ट किया कि मुझे क्या करना है आगे। सो अब 2-3 ऑप्शन थे उस टाइम पे, जो कि हर किसी के पास होते हैं। एक हो गया जैसे एमबीए हो गया, एक हो गया Right. रिसर्च हो गया, एग्ज़ैक्टली, Right. और एक हो गया सिविल सर्विसेज़ वाला हो गया। स्टार्टअप भी हो गया। हाँ, एक आजकल स्टार्टअप भी हो गया, एग्ज़ैक्टली। तो बहुत सारे मेरे दोस्त स्टार्टअप्स वगैरह भी कर रहे थे। तो पर स्टार्टअप में भी अगेन, सो अगर स्टार्टअप्स की तरफ मैं जाता तो इश्यू वही था कि मैं तो टेक में ही वो था, प्रोफिशिएंट राइट। था, और टेक वाली ही चीज़ ही थोड़ा मैं नहीं करना चाह रहा था, कोडिंग ही चीज़। तो वो स्टार्टअप वाला ऑप्शन मैंने उतना कंसीडर किया नहीं था। तो फिर जो मेरा जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो हुए थे, वेदर आई शुड गो फॉर एन एमबीए, और दूसरा था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ आऊँ। तो एमबीए में भी वही होता कि मैं बन के फिर वापस ही मैं पीएम बन जाता, या फिर कुछ टेक कंपनी में, तो वो अगेन बहुत ज़्यादा मुझे चेंज उसमें भी लग नहीं रहा था। एंड दैट्स व्हाई आई शॉर्टलिस्टेड सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज में कुछ लोग मेरी तैयारी भी कर रहे थे, मेरे दोस्त वगैरह, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर था सिविल सर्विसेज से कि भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट, किस मतलब तरह के। आईआईटी दिल्ली में लोग तैयारी कर रहे थे सिविल हाँ, सर्विसेज आईटी दिल्ली में भी कर रहे थे, एंड फ्रॉम माय डिपार्टमेंट एज़ वेल सम पीपल आर आल्सो प्रिपेयरिंग। सो की? उनसे थोड़ा बहुत एक्सपोज़र मेरे को मिला कि भाई कि क्या सिलेबस होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, और मतलब हाउ मच एफर्ट यू हैव टू पुट इन। तो उस तरह से फिर प्लस मैंने थोड़े बहुत सिविल सर्विसेज की, कह दीजिए कि वर्क प्रोफाइल को देखने की कोशिश की, वर्क प्रोफाइल फॉर आईएएस, जो आईएफएस, आईआरएस। तो वो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बेटर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स रोल है। एक मेरे को एक चीज़ जो हमेशा से थी, ये थी कि मुझे बहुत सारी हैट्स पहननी थी अपनी लाइफ में। मुझे अपने एक्सपीरियंस को एक जगह कंस्ट्रेन करके नहीं रखना था। तो अगर मैं कोडिंग प्रोग्रामिंग में चले जाता तो वो होता कि भाई मैं टेक से ही रिलेटेड रहूँगा पूरी लाइफ भर। बट इन सिविल सर्विसेज यू हैव द अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन आईएएस, तो मतलब यू कैन वर्क इन एनी सेक्टर, इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और not in just government as well. Even if you want to quit it at a later stage and go for private sectors, and there you have a lot of opportunities as well because of the experience. I mean, in regards to what, whether मैं क्यों और यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया या Yeah, फिर। so basically, 2018 was your first attempt, and हाँ, you said that you qualified main prelims. Sorry, unfortunately couldn't clear mains. So, what were the major drawbacks since this was the first attempt? क्या आपको ऐसा लगा था कि यार मतलब मुझे पहले अटेम्प्ट में ही फोड़ना है? well,
था ऐसा कि मैंने जनवरी 2018 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और मेरे पास अराउंड 5-6 मंथ्स ही थे प्री के लिए। तो मेरा इंटायरली फोकस कभी मेंस तो था ही नहीं 2018 में। माय फोकस अच्छा। वाज कि एक बार प्रीलिम्स को ही फोकस करके मैं चलता हूँ। और मैंने ऑप्शनल की भी उस टाइम पे कोचिंग कर रहा था, तो इट वाज वेरी हेक्टिक इन दैट वे कि मैं ऑप्शनल की भी कोचिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे। मेरा केमिस्ट्री इज माय ऑप्शनल, और उसके राइट। साथ साथ में फिर मुझे प्रीलिम्स का भी पूरा पढ़ना है। तो मेंस पढ़ने के लिए मुझे कभी ऐसा समय मिला ही नहीं, मतलब 2018 राइट। में। तो 4-5 महीने में मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ऑप्शनल की कोचिंग खत्म कर दी, एंड उसके साथ साथ मैंने प्री दे दिया। बट ओके। आई वाज वेरी लकी कि मेरा प्री हो गया था उस टाइम पे, मतलब एक ओके। क्वेश्चन से मेरा हो गया था, बट हो गया था, बिल्कुल अच्छा। बॉर्डर पे था। ओके। बट मेंस के टाइम एज यू यूड एक्सपेक्ट उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं मेंस के पहली बार उस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करूं और क्वालिफाई भी कर लूं। तो मेरे में सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और जो इशू हुआ था वो लैक ऑफ टाइम इन 2018। काफी ओके। ज्यादा टाइम नहीं था, और बहुत ही मेरे को मतलब बिट्स और पीसेस में मेंस को करना पड़ा था। मैंने पहली बार उस टाइम पे प्री के बाद एथिक्स पढ़ा था, पहली बार आंसर लिखने की कोशिश करना स्टार्ट किया था, पहली बार ऐसे को लिखने का स्टार्ट किया था। तो वो मतलब राइट। बेसिकली वो सारी शॉर्ट कल्मिनेट होके फिर मार्क्स ऑब्वियसली कम थे। तो 2018 में आई रिमेम्बर मेरे जीएस में सिर्फ 320 मार्क्स थे, मतलब ओके। अराउंड 80 मार्क्स पर पेपर। तो और ऑप्शनल में इट वाज अराउंड 250, और एसए में अराउंड 120। So again, with this score, it's very difficult to qualify mains, especially in 2018. Exactly. So now let us come to 2019. So 2019 में you cracked UPSC for the first time. For the first time you appeared for interview and you scored, or maybe that's the rank 484 was your rank, right? And आपको IRS customs मिला, यानी कि IRS CIT जिसको कहते हैं indirect taxes, right? So Yes. what different did you do 2018 से 19 के बीच में? What was the game हाँ changer basically? हाँ, तो गेम चेंजर बेसिकली मोस्टली वाज द टाइम। मतलब एक्चुअली मुझे 2018 के बाद काफी टाइम मिल गया ऑलमोस्ट 2019 में प्रिपेयर करने का। और इशू क्या था कि 2019 में फिर मैंने सिस्टमैटिक पढ़ाई थोड़ी स्टार्ट की, जो कि मैंने 2018 में प्रॉपर्ली नहीं की थी। और बाय सिस्टमैटिक आई मेंट कि सिलेबस को प्रॉपर्ली पढ़ना, कीवर्ड्स को सेग्रीगेट करना, फिर उनके हिसाब से नोट्स थोड़े बहुत बनाना, उन पे प्रिपेयर करना, एसे एंड एथिक्स को एक अलग पेपर की तरह ट्रीट करके और अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके उन पे, मतलब स्पेशली आई रिमेम्बर कि जनवरी फरवरी में मैंने उन पे काफ़ी काम किया था। उसके बाद फिर मैंने आंसर राइटिंग भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी। प्रीलिम्स के पहले मैंने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था, और थोड़े बहुत जो आयुष बाबा के इनिशिएटिव्स होते हैं डेली आंसर राइटिंग, उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। So all in all, मतलब 2019 में I would say my preparation became more holistic in some sense कि ज़्यादा टाइम था तो I could devote more much my resources और my bandwidth towards other areas, जो कि मैं 2018 में नहीं कर पाया था। और ऑप्शनल में भी फिर मैंने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करे थे, कोर्स को थोड़ा और प्रॉपर्ली करने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने 2019 जो कि 2018 से अलग थी। ओके। ओके। सो और आपको बनना आईएएस था, एग्जैक्टली। राइट? सो हाँ कैसे सर, ऑफ कोर्स जो हमें सर्विस एलोकेट हुई है, यू वर एलोकेटेड इनटू आईआरएस सीएनआईटी, एंड देन हैविंग सेड दैट यू आर आल्सो वो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप कह सकते हैं आप थे, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू देन अपीयर फॉर 2020? Uh, हाँ, तो हुआ क्या था कि सिंस 2019 आफ्टर क्लियरिंग 2019 यू हैव बेसिकली टू ऑप्शंस। वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज अगेन, और आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट सर्विस। ओके। तो मेरा था कि सिंस सिंस मैंने आईएएस अपना गोल रख रखा था इनिशियल से, तो मेरे को था कि मैं एक और बार अटेम्प्ट करके देखूं इस एग्जाम में। एंड सिंस वंस यू मेक दैट डिसीजन कि मुझे एक और बार अटेम्प्ट होना है, देन यू कैन, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स और गिव्स द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग एग्जाम्पशंस। So I could take राइट। exemptions from both, from मसूरी से भी ले सकते हैं, from the foundation course that is called, और उसके साथ साथ में यू कैन इवन जॉइन योर सर्विस 1 ईयर लेटर। तो उसको हम बोलते हैं ईओएल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक तो ऑप्शन हो गया कि आप एफसी जाइए ही मत, उसके बीच में आप एग्जाम दे लीजिए, और दूसरा ऑप्शन हो गया कि आप सर्विस में भी 1 साल लेट जा सकते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी सीनियरिटी वगैरह में कोई इफेक्ट नहीं आता, जस्ट दैट यू वोंट बी पेड फॉर 1 ईयर। आपकी मान लीजिए 1 साल की छुट्टी हो गई, तो ये रहता है कि आपके ऊपर सर्विस एलोकेट हो गई, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए अपनी सर्विस को, जो कि मैंने की थी दिसंबर 2020 में जाके। और राइट। फिर वहाँ से फिर नाउ एंड एट द सेम डे यू कैन अप्लाई फॉर एन यूएल। तो फिर वो आपको 1 साल की मतलब लीव दे देते हैं।
and then you can appear for UPSC again in that time. So by doing this, actually, I was able to devote time to basically two more attempts, 2020 और 2021 का, और Right. इसलिए फिर मैं इजीली लिख पाया. बट इशू एक वो ये हमेशा रहता है कि अगर आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली तो फिर आप एग्जाम और नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रेनिंग में यूजुअली यू नीड टू साइन अ डिक्लेरेशन सेइंग दैट कि यू वोंट आई वोंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन अच्छा, ओके, टिल ट्रेनिंग विल कंटिन्यू. सो एक बार आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली तो फिर यूपीएससी आप एक साल तक नहीं दे पाए, फिर मे बी आप आगे देते रहिए, दैट इज अगेन राइट. योर, बट एक बार So ट्रेनिंग ज्वाइन कर. basically you decided to take EOL rather than training, और उस EOL के फेज में और उसके साथ कोविड का भी जो फेज था वो हाँ हाँ, अटैच हो गया था, तो वो थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो गया. लंबा एग्जैक्टली लंबा स्ट्रेच होता था. तो यूजुअली ईओएल अगर आप देखेंगे तो एक साल की होती है, बट इन आर केस यूएल है ना वो 15 मंथ्स की चली गई, अरे मतलब अच्छा. बिकॉज ऑफ कोविड. तो इस कारण से मैं अपीयर हो पाया था 2020 में भी, 2021 के अंदर. राइट. नहीं, कोविड डेफिनेटली किसी किसी के लिए एक एक ड्रामेटिक डिजास्टर था, लेकिन किसी किसी के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट भी था. सो इनक्रेडिबल, नाइस. सो 2020 में आपने कहा था कि आपको बहुत हाई होप्स थे जब आप 2000 ईओएल लेके जब आप पढ़ाई कर रहे थे. 2020 में आपके होप्स बहुत हाई थे कि यार इस बार तो कुछ मतलब हो सकता है, टॉप 10 में टॉप 100 में आ सकता हूँ मैं. लेकिन जब रिजल्ट आया तो थोड़ा सा कम ही रैंक थी, 425 रैंक थी. बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया था. आई थिंक 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होगा पिछले साल से इस साल में. हाँ थोड़ा सा. राइट. सो कहाँ पे चूक रह गई, या कहाँ पे आपने लगा कि ये दिस इज माय वीक एरिया? एक्चुअली हुआ क्या था कि आप जब एक बार 2019 में क्वालिफाई कर लेते हैं, सो एंड यू आर गिविंग द एग्जाम अगेन, सो यू एक्सपेक्ट इट टू बी बेटर, एटलीस्ट मच बेटर देन 2019 टाइम, बिकॉज यू हैव 1 ईयर, यू आर अपीयरिंग अगेन. तो उसमें मेरे को भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस थी, बट आई दैट कुडंट मटेरियलाइज. तो हुआ क्या था कि जीएस में आई कुड नॉट इम्प्रूव मच. सो जीएस पे आई रिमेंबर कि मेरे 2019 2020 में ऑलमोस्ट सेम से ही मार्क्स थे, 380 के आसपास दोनों टाइम पर आए होंगे. प्लस इंटरव्यू में मेरे 20 मार्क्स कम हो गए थे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा उतना अच्छा गया नहीं था. आई कुड सेंस इट फ्रॉम द इंटरव्यू इटसेल्फ. सो आई ओके. गॉट 179 in 2019, and then I got just 162 in 2020. So I would say कि although I improved my marks in my optional, 20 नंबर मैंने बढ़ाए थे, बट ड्यू टू इंटरव्यू पहले तो उसमें 20 नंबर कम हो गए, और फिर प्लस में जीएस में बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं पाया अपने मार्क्स. सो अच्छा. जीएस में एग्जैक्टली रहेगा, तो वो जो मैंने ऑप्शनल में जो मेहनत करके बढ़ाए वो इंटरव्यू ने सॉर्ट ऑफ एक चीज बैलेंस आउट कर दिए. हाँ, तो ओके. कहीं मतलब कुछ दिखा नहीं. ऐसे में मेरे मार्क्स मोर और लेस सेम ही थे, मतलब 2020 में और 19 में. तो ये था. बट मेरे को सबसे ज्यादा जो अपना लगा इशू, और जो कि कहिएगा कि जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सैडनेस हुई, वो जीएस की ही Setback. थी. हाँ, सेटबैक था वो, एग्जैक्टली वो जीएस का ही था. जीएस में आई एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर मार्क्स, और मेरे पेपर्स भी 2019 से बेटर हुए थे, एटलीस्ट मेरे को जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं पेपर वगैरह कंप्लीट कर लिया था और उस तरह की चीजें थी. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो हुआ नहीं, स्पेशली एथिक्स में. And and there you come across with Civils Daily, right? हाँ हाँ. सो वहाँ पे सिविल्स डेली का भी था. मैं वैसे मैं 2020 में भी सिविल्स डेली लिया था, और 2021 में भी सिविल्स डेली लिया था. सो उसमें तो वो कुछ ऐसा नहीं है. बट वो एक चीज ये थी कि मतलब ऑब्वियसली सिविल्स डेली ने भी काफी बड़ा पार्ट प्ले किया है. और सिविल्स डेली का मैंने जैसे आई थिंक यू ऑलरेडी नो, मैंने एक तो आंसर राइटिंग जो आपका मेंस टेस्ट सीरीज होता है, स्मैश मेंस का मैं स्टूडेंट था. दैट वाज रिकमेंडेड मी टू मी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स. और उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू वाला भी गाइडेंस प्रोग्राम लिया था. तो यस, तो सिविल्स डेली में मतलब बेसिकली मैंने सिविल्स डेली को लिया था अपना जीएस वाले मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, और इंटरव्यू में तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए. सो हाँ, तो मैंने ये वाली गाइडेंस ली थी सिविल्स डेली से. So were you under Sajal sir or Sukanya ma'am? मैं दोनों का ही था. आई थिंक सजल सर के अंडर मैंने ज्यादा वो की थी, क्योंकि बेसिकली सजल सर एंड आई एक्चुअली कम फ्रॉम द सेम प्लेस. तो सजल सर भी वही मिर्जापुर में चुनार से हैं, और मैं भी मिर्जापुर से ही हूँ. तो सजल सर के मैं भी साथ तो मैं भी हमेशा. मैं भी गाजीपुर से हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. तो सजल सर के साथ तो ज्यादा कभी ऐसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप रहा नहीं था. उनसे हमेशा बहुत ही से फ्रेंडली और फ्रेंड वाला टाइप का रिलेशन ज्यादा रहा था. तो सजल सर से मैं काफी फ्रैंकली डिस्कस कर लिया करता था अपने जीएस 1 2 3 कोई इशू हुआ करता था तो वो उनसे पूछ लिया करता था थोड़ा बहुत. वो भी सजेस्ट कर दिया करते थे मेरे को. और सुकन्या मैम से मैं मोस्टली जीएस 4 में एसोसिएटेड था. सो एथिक्स में अगर आप देखेंगे तो मेरा एक्चुअली सिर्फ 86 थे मेरे 2020 में. 20 में. हाँ.
हाँ, और वो दैट वाज़ अ बिग सेटबैक, पता नहीं क्यों क्या हुआ था ऐसा पेपर में, और मैं पेपर भी ठीक किया था। बट वही अगेन 2021 में मैंने सुकन्या मैम से अगेन वन टू वन सेशंस वगैरह लिए, काफ़ी डिस्कशन वगैरह किया मैंने एथिक्स को लेके अपने, कि क्या उनको क्या लगता है, मैं कहाँ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गलतियाँ कर रहा हूँ, मे बी मैं क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स वगैरह कहाँ मिस कर रहा हूँ, कहाँ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह डाले जा सकते हैं। तो उनसे मैंने काफ़ी इंटेंसिव डिस्कशन किया था इस बार एथिक्स को लेके, एंड दिस टाइम आई गॉट 117 मार्क्स, तो मैं कहूँगा काफ़ी हेल्पफुल रहा था उस सेंस में। 107? 117 नहीं, 117। अरे क्या बात, 117! हाँ, दिस ईयर, हाँ। This is just beyond average, I would say. हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। Um, this is beyond average. Nice यार यार. I think ethics, essay, optional, ये ऐसे areas हैं मेरे हिसाब से, based on the analysis what I have done. These are the scoring areas, core areas, जहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत बाद में अपना फोकस डालते हैं, खास खास तौर पे essay and ethics में हम थोड़ा सा इसको at the बैक सीट पे रखते हैं, और जब हम लास्ट मोमेंट पे आई थिंक इसको प्रिपेयर करते हैं. सो अमेजिंग. ये एथिक्स का जो मार्क्स है और जो ऑप्शनल का आपका नंबर था 296, इसने ही गेम चेंज किया है मेरे हिसाब से. हाँ, हाँ। मैं मेरा आप देखेंगे ना, तो मेरे बेसिकली हुआ क्या है कि जीएस के 2 पेपर मेरे इस साल बहुत अच्छे गए थे। एक तो जीएस 2 काफ़ी अच्छा गया, आई गॉट क्लोज टू 119 इन जीएस 2, ओके. और जीएस 4 काफ़ी अच्छा गया, 117 जैसे मैंने बताया। एंड ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आई गॉट 296, तो मानूँगा दीज़ 3 पेपर्स वर बियॉन्ड एवरेज, तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, और इसी कारण मोस्टली मेरी रैंक आई है। बाकी में देखेंगे अगर आप जीएस 1 में या फिर जीएस 3 में, तो बहुत मतलब स्कोर इज़ ठीक है, स्कोर इज़ नॉट बैड, पर मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि 49 रैंक वाला कुछ टाइप का स्कोर है। इट्स मोर लाइक वही 300 400 रैंक वाला यूजुअली स्कोर है उसमें। राइट. आपने मुझे मेंशन किया था कि 2020 में मैं सोच रहा था कि मैं क्विट कर दूं. मेरी हुँ। रैंक आई थी 425. हुँ। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्विट कर दें, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि यार एक और मौका अपने आप को देके देखता हूँ, और वही मौके में आप प्रूव कर लेते हो. एंड आई हैव सीन विद कपल ऑफ पीपल कि एक वो स्टेप अच्छा करते हैं ना यार, चलो एक और कर लेते हैं. क्यों सोचा था आपने कि आप क्विट करते हैं, फिर क्या सोच के आपने स्टार्ट किया अपना ये फोर्थ अटेम्प्ट? एक्चुअली इश्यू होता क्या है कि मेरे मेरे साथ तो 3-4 इश्यू मतलब रीज़न्स थे। पहला रीज़न तो ये था कि मैंने आईएएस और आईएफएस भरा था अपने बेसिकली सर्विस प्रेफ़रेंस में, और आईएफएस क्लोज्ड एट 410, मतलब आप देखेंगे ओबीसी के लिए। सो अब देखिए मैं बेसिकली 2-3 नंबर ही पीछे था आईएफएस से, ठीक है? मतलब तो मेरे को ऐसा लगा था मैं कितना क्लोज़ होके इस टाइम पे क्विट करने का उतना मतलब बनता नहीं है। अ, दूसरी चीज़ वो थी कि एक हमेशा से एक इक्वेशन मेरे दिमाग में बहुत क्लियर रही है, 3 महीने और 30 साल वाली इक्वेशन, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे 2021 में 24 सितंबर को रिज़ल्ट आया था, और प्रीलिम्स था 10th अक्टूबर को, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 3-4 महीने की मेहनत थी, और अगर आपकी सर्विस चेंज हो जाती है तो यू विल बी इन योर न्यू सर्विस फॉर 30 इयर्स, 30 ग्रेटर देन 30 इयर्स। सो मुझे वो बहुत लग रहा था कि थोड़े से एफर्ट से, मतलब इन द सेंस कि थोड़े से कम टाइम के अंदर यू कैन ड्रास्टिकली चेंज योर सर्विस, और स्पेशली राइट. जबकि मैंने हमेशा से आईएएस और आईएफएस के लिए ही एस्पायर किया है। आईआरएस भी काफ़ी अच्छी सर्विस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कह सकते हैं कि मैं जो जिस सॉर्ट ऑफ लेंस से यूपीएससी सिविल सर्विसेज इस तरफ आया था, वो आईएएस और आईएफएस ही थे, मतलब नॉट आईआरएस पर से। और तीसरा चीज़ क्या था कि मैं आई वाज़ ऑलरेडी ऑन ईओएल, तो मैं अगर एग्ज़ाम ना भी दे रहा होता तो मैं घर पे बिल्कुल फ्री बैठा होता। ऐसा नहीं कि आई कुड हैव जॉइन्ड सम अदर थिंग, मैं कोई कंपनी भी नहीं जॉइन कर सकता था, कोई कॉर्पोरेट भी नहीं जॉइन कर सकता था, बिकॉज़ मैंने बताया आपको कि एक बार आप ईओएल आपको जब भी मिलती है जब आप आईआरएस जॉइन कर चुके हैं। तो अगर आपने एक राइट. बार आईआरएस जॉइन कर लिया तो फिर कंडक्ट रूल सारे आपके ऊपर ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो आप कोई बिज़नेस भी नहीं कर सकते, कुछ और भी नहीं कर सकते। सो अब वही था कि या तो एग्ज़ाम दे लीजिए या फिर आप घर पे बैठे रहिए, तो उससे बेटर तो फिर मैंने वही सोचा कि एग्ज़ाम ही दे एग्जाम. देता हूँ। और फिर फोर्थ एक ये होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में जैसे मैंने बताया आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो आइदर हाँ. दिस वाज़ द लास्ट अटेम्प्ट, फिर आपको 2 साल के गैप के बाद एग्ज़ाम देना है। राइट. सो वो आप दे ज़रूर सकते हैं, बट इट विल बिकम रियली रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आप 2 साल पढ़ेंगे नहीं कुछ, और बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि आप वापस से ही सब कुछ नए सिरे से पढ़ रहे हैं। तो ये 3-4 कारण थे कि मैंने अपने आप को पुल अप किया, ऑल्दो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई 484 से उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया, 425 ही हुआ। जबकि पेपर्स भी अच्छे गए थे, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक, बट तो यही एक कारण था कि फिर मैंने बोला चलो एक एक बार और दे लेते हैं, एंड लेट्स गेट इट डन विद, और उसके बाद अगर नहीं होगा तो देन आई विल कंटिन्यू विद आईआरएस, और उसके बाद जो होगा फिर वो देखेंगे। राइट. सो ये जो मेंटल इंश्योरेंस थी, ये जो आपका, सिंस यू हैड ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकिंग, हमें अपने आप से लड़ना सिर्फ यही था कि यार मैं कर सकता हूँ, आई हैव एवरीथिंग, एग्ज़ैक्टली।
राइट, आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड माई सेल्फ, 2 बार मैंने फोड़ चुका हूँ यूपीएससी, बस इट्स लाइक आई वांटेड टू गेट माई ओन रैंक जो मुझे चाहिए, जो मुझे सर्विस डिजर्व करनी। तो ये मेंटल एंड्योरेंस कहाँ से आप ले आते थे, मतलब व्हाट वाज गोइंग इनसाइड योर माइंड? एक्चुअली माइंड में तो हमेशा एक तरह की फाइट चलती ही रहती है, मतलब माइंड में तो वो हमेशा हर दिन मतलब 7-8 घंटे पढ़ना रोज रोज डिफिकल्ट तो है ही। तो जी। माइंड हमेशा आपको विड्रॉ कराने की कोशिश करता ही है, वो हमेशा आपको ये लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। आई कुड इजीली गॉटन अ मच बेटर जॉब इन कॉर्पोरेट, बहुत फैसिलिटीज होती है, आप आराम से रह सकते थे, घूम सकते थे, इधर उधर जा सकते थे, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट। एंड दीज आर द प्राइम इयर्स ऑफ माई लाइफ एंड ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स लाइफ, हम 20 से 30 के और बीच फिर में। आपने आपने मुझे एक बात बताई थी कि यहाँ आप कुर्सी मेज टेबल पे रोज पढ़ते रहते हैं और वहाँ आपके हाँ, दोस्त ऑल इंडिया घूम रहे हैं, पैसे ऑल छाप इंडिया रहे घूम हैं। रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो अपना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अलग-अलग करेगी, तो एक फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा रहता ही है आपके दिमाग में। आप जितना सोशल मीडिया को देखेंगे, जितना आप अलग-अलग लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, बिकॉज़ कुछ-कुछ लोग मेरे दोस्त स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। तो आप बार-बार अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि भाई मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? मतलब दिस इज़ सो अनसर्टेन, मेरे को पता भी नहीं। अब जब मेरा 2 बार सिलेक्शन हो गया एंड द मोमेंट आई वाज़ चेकिंग माय रिजल्ट फॉर द थर्ड टाइम 2021 में, अगर मेरा ना भी होता तो मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा शॉक ना लगता, क्योंकि लिटरली दिस इज सो अनसर्टेन कि कांट इवन प्रेडिक्ट कि आपका होगा कि नहीं होगा, होगा भी तो कौन सी रैंक होगी। और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में अगर आप बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, और तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और जो चीज जो होती है बेसिकली, जो एंड्योरेंस जहां से आती है, वो तो दो तीन चीजें ही हैं वहां पे बेसिकली। पहली चीज तो यही होगी कि आपको अपना गोल क्लियर रखना है फॉर द रीजन दैट यू केम इन यूपीएससी फॉर, तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई ऑलवेज आस्क कि जो भी प्रिपेयर कर रहा होता है, व्हाई हैव यू कम टू यूपीएससी, व्हाट आर योर मोटिवेशंस, क्योंकि दोज आर द मोटिवेशन व्हिच विल हेल्प यू इन दीज सिनेरियोज। क्योंकि जब मान लीजिए आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोज आर द मोटिवेशन विल एक्चुअली कीप यू इन प्लेस। तो वो बहुत राइट। ही जरूरी है कि उन क्वेश्चंस का आंसर आपका प्रॉपर हो, आपका मतलब आप मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू कन्विंस योरसेल्फ कि पुल अप करने के लिए इतना सफिशिएंट हो कि आप उसको अपने आप को पुल अप कर पाए। तो सेकंड एंड्योरेंस थोड़ा बहुत वहां से आता है कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि भाई मैं 2 बार निकाल चुका हूँ, तो तीसरी बार भी मैं बहुत ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। इट्स ऑल इंक्रीमेंटल, मुझे मे बी थोड़े सोर्सेज को चेंज करना है, थोड़ा आंसर राइटिंग वाले फॉर्मेट को सुधारना है, थोड़ा ऑप्शनल में टेस्ट ज्यादा करने हैं, तो मैं कर लूंगा। तो बेसिकली फिर वो हो गया कि यू आर बैकिंग ऑन योर प्रीवियस सक्सेस, कि राइट। प्रीवियसली आपने 5-6 महीने अगर आप पढ़ चुके हैं, तो आगे 2-3 महीने भी आप पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसी चीज करनी है जो कि हो ही नहीं पाएगी। और फिर तीसरी चीज ये भी रहती है कि यूपीएससी में मैंने बताया ना कि 4-5 महीने ही है जिसमें आपको कोर पढ़ाई करनी रहती है। मतलब है तो वैसे साल का एग्जाम, पर आप देखेंगे तो प्री के 2 महीने पहले जिसने एक आध अटेम्प्ट दे दिया है, ऑब्वियसली जो पहली बार पढ़ रहा है उसको तो पूरे साल पढ़ना ही है, पर जिसने एक आध अटेम्प्ट दे दिया है उसके लिए तो 5 महीने की पढ़ाई है, कि 2 महीने प्रीलिम्स के एग्जैक्टली। बाद और 3 महीने प्रीलिम्स के बाद। और जो जो इसने एक बार इंटरव्यू दे लिया है, तो उसके लिए तो डैफ वगैरह भी सब प्रिपेयर्ड है। सो इंटरव्यू बिकम्स कि भाई 1 महीने पहले आप थोड़ा बहुत पेपर वेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका इंटरव्यू वाला भी चीज हो जाएगी। तो इंक्रीमेंटली जो एफर्ट जो लगते हैं वो कम हो जाते हैं काफी, मतलब ऑल्दो स्ट्रेसफुल रहता है, नो डाउट स्ट्रेसफुल रहता है, बट इट्स मैनेजेबल ऑफ सॉर्ट्स। तो यही दो तीन कारण से ही मतलब मेंटल एंड्योरेंस फिर धीमे धीमे करके आ जाता है। और यही मेरा भी वो था थोड़ा So इसको। we have observed in the all the 4 attempts, दिव्यांश, कि आपने चारों टाइम में प्रीलिम्स निकाला हुआ है, क्रैक किया हुआ है। ये ये कैसी, there are people, there are aspirants, unfortunately they cannot clear in their 4th attempt, 5th attempt, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली वो 6th attempt में भी हो जाता है। क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी जब आपने पहले दूसरे हर अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया? प्रीलिम्स एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो वो जब मैंने थोड़ा बहुत मन बनाया था 2016-17, ये कह दीजिए, तो 2018 से प्रीलिम्स का पेपर बहुत चेंज हुआ था। 2016-17 में राइट। हुआ था कि बहुत स्टैटिक सा पेपर आता था, बहुत इजी सा पेपर आता था, और बिल्कुल सोर्सेस से आया करता था। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स प्री को निकालना बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़ा इजी भी हुआ करता था, प्लस वो नॉलेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया करता था कि ठीक है, अगर आपको बेसिक्स पता है, स्टैटिक पता है, तो प्री निकल जाया करता था। बट आफ्टर 2018 और स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स, तो प्री बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। और अब मेरे हिसाब से नॉलेज तो है ही है, जो कि इट विल प्ले ऑफ कोर्स अ रोल, बट अब इंट्यूशन और एलिमिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इस साल तो उन्होंने एलिमिनेशन का भी ओनली 1 पेयर 2 पेयर करके थोड़ा बहुत उसका भी काम कर दिया है। बट जी। इंट्यूशन still is a very important factor in whether you'll clear prelims or not. सो मेरा जो हमेशा प्रीलिम्स को लेके स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मेरा इंट्यूशन थोड़ा सही डेवलप हो जाए। द क्वेश्चन व्हिच आई नो, आई नो, बट द क्वेश्चन व्हिच आई डोंट नो,
उसमें अगर मैं किसी तरीके से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दूं या फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं या कुछ भी इंक्रीमेंटल ऐसा कर लूं अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद फिर आई वाज विलिंग टू टेक चांसेस। तो मैंने हमेशा पहली तो स्ट्रेटेजी रखी थी कि मुझे क्वेश्चन ज्यादा ही अटेम्प्ट करने हैं, अबव 90 वाज माय थिंग। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि अगर मैं 90 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे 60 सही होते थे और 30 मेरे गलत होते ही होते थे। सो इफ यू सी तो हर दो क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत अच्छी हिट रेट भी नहीं है, हर दो क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन गलत कर ही रहा हूँ। बट सिंस हम्म। मैंने हमेशा ऐसा रखा था कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, ओके। तो 95 96 कर रहा हूँ, तो 62 63 अगर सही हो रहे हैं, 32 33 गलत हो रहे हैं, तो दैट वाज क्लोज टू 100 एंड 100 राइट नाउ काफी सेफ स्कोर है। मतलब 100 इफ यू आर इज द गेटिंग 100 थ्रेशोल्ड। देन हाँ, ये हाँ, तो आपको टारगेट करना ही करना है। टारगेट करना ही करना है। तो तो इसमें क्या हुआ करता था, फिर मैंने जो बताया मैं इंट्यूशन अपना कैसे डेवलप किया करता था। तो इंट्यूशन डेवलप करने के लिए मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने कहीं देखे नहीं है। मतलब एक होता है कि कोचिंग में आप जो टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं उनमें क्वेश्चंस होते हैं, वो इसलिए डिफिकल्ट होते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा है तो फैक्ट्स पूछ रखे हैं या बहुत ज्यादा डीप वो घुस गए हैं। ठीक है, आपको हम्म। पता है कि चीजें क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वो पॉलिटी पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको बिल्कुल कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा आर्टिकल पूछ लिया जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, या ऐसा आर्टिकल पूछ लिया जिसके बारे में हमको पता है बट कुछ एक्सेप्शंस ऑप्शंस में डाल दिए, ये हो गया। तो दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यूपीएससी की डिफिकल्टी व्हाट आई हैव सीन इट कम्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द डिफिकल्ट क्वेश्चन, द डिफिकल्टी इज फ्रॉम दैट यू हैव नेवर सीन दैट क्वेश्चन, मतलब आपने कभी उसको देखा ही नहीं इसलिए आपके लिए डिफिकल्ट है, रादर देन योर क्वेश्चन खुद में बहुत डिफिकल्ट है। अगर इफ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ दैट क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन वो है नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें आपको उन्होंने कुछ नहीं राइट। पूछा। तो उस तो ऐसे क्वेश्चन में इंट्यूशन डेवलप करने के लिए मैं हमेशा क्या किया करता था, जब भी मैं कोचिंग के टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, तो उसमें मान लीजिए आप 80 क्वेश्चंस करते हैं या फिर कोई 90 क्वेश्चंस करते हैं, तो आप 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, राइट। और 10 क्वेश्चन वो हमेशा वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, सो मैं जी। उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट किया करता था। तो मैं क्या किया करता था, पहले मैंने 80 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अपने कर दिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने स्कोर कैलकुलेट कर लिया। तो उसके बाद मैं उन 10 क्वेश्चंस को मैं जरूर अटेम्प्ट किया करता था टू डेवलप माय इंट्यूशन, टू एक्चुअली हैव दैट सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन स्किल ना। समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं 10 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, और मैं उसमें कुछ अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे होता क्या है ना कि इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन फॉर 20 और 20 30 टेस्ट ना, तो आपने मान लीजिए 300 400 क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर आपने उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो होगा क्या, थोड़े टाइम बाद यू विल स्टार्ट टू सी पैटर्न्स जो कि मेरे को दिखने लगे थे, मतलब ठीक है इजीली, कि थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, दिस सीम्स वेरी फार फेच्ड। या फिर कोई अगर कोई स्टेटमेंट में आपसे पूछा है कि व्हाट दिस मीन्स, कभी कभार वो स्टेटमेंट जो वर्ड होता है, टर्म, वो सिंगुलर होता है, ऑप्शन में आपको प्लूरल दे रखा होगा तो वैसे एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे कर करके ना आपको खुद ही पैटर्न्स दिखने लगेंगे अपने आंसर में, जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कई बार कर लेंगे, और जब आपको पैटर्न दिखने लगेंगे ना, तो आपका इंट्यूशन ठीक हो जाएगा। यार जैसे अमेजिंग यार। मैं आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर, लेकिन आई हैव कंडक्टेड ऑलमोस्ट 30 35 इंटरव्यूज, ओके, पास्ट हम्म, 7 8 मंथ्स में। ये जो आपने प्रीलिम्स की ये स्ट्रेटजी बताई है ना, कि मॉक टेस्ट में इनफैक्ट आप वो क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा एनालिसिस करते हैं जो हमने अटेम्प्ट किया। जो अटेम्प्ट हम्म, नहीं किया, यार उसको कौन देखेगा, वो कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन। और आपकी स्ट्रैटेजी ही यही थी कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके, आप जितने भी 30 40 20 25 जितने भी मॉक्स लगा रहे हैं, सारे मॉक्स के साथ वो क्वेश्चंस को हम लेके आए जो हमने अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। उनमें क्या हाँ स्ट्रैटेजी रही है? हाँ, और उसको मतलब एक बार नहीं, उसको आप फोर्सफुली अटेम्प्ट करिए, मतलब इट्स अ वेरी मेंटली ड्रेनिंग प्रोसेस। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि आप वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, सो नहीं आप पता। बोलेंगे कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है ना, तो वो बहुत मेंटली ड्रेनिंग हो जाता है। आई एग्री, बट इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस वही है कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था ट्राइक्लोसैन करके, ठीक है, ट्राइक्लोसैन उन्होंने दे रखा था और बोला था कि दिस इज अ सब्सटेंस विच, कुछ इस तरह का था कि वो ना रेगुलरली आपकी स्किन के कांटेक्ट में रहता है, एंड सो व्हाट, जो ट्राइक्लोसैन है वो किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो ट्राइक्लोसैन तो ठीक है, जिसको ट्राइक्लोसैन नहीं पता, बट इफ यू स्टार्ट रीडिंग द अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड विद इट, कि ऐसा कोई चीज है जो कि आपके स्किन के कांटेक्ट में बहुत टाइम रहता है, सो आप दो ऑप्शन देखेंगे तो वो इसी इन्फॉर्मेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, भले ही आपको ट्राइक्लोसैन के बारे में पता है कि नहीं पता है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? राइट राइट राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको जब ही आएंगी जब आप बहुत ज्यादा उन क्वेश्चंस पर टाइम लगाएंगे जो कि आपने प्रॉपरली मतलब जो आप छोड़ देते हैं या फिर जो आपने किए नहीं है।
तो इंट्यूशन उन्हीं क्वेश्चन से आएगा, मतलब इंट्यूशन कभी उन क्वेश्चन से थोड़ी ना आ पाएगा जो जो कि आपको आता है, आपने टिक मार्क कर दिया तो उससे क्या होगा, वो तो आपने मतलब ऐसे भी आपको आते ही है। सो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस अल्टीमेटली वही तो इंपॉर्टेंट है ना जो जो आपको नहीं आते हैं। अगर आपको मेरे को 100 में से 100 क्वेश्चंस आते हैं, सो फॉर मी टेस्ट सीरीज इज जस्ट रबिश, मतलब मैंने क्या गेन राइट, किया उस टेस्ट सीरीज से देख के, कुछ भी एग्जैक्टली, नहीं गेन किया, राइट। जो क्वेश्चंस तो वही हैं जो मेरे को नहीं आते हैं, और स्पेशली मैं वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, ठीक है। राइट, और ऐसी कोई एक और टेक्नोलॉजी थी कि कुछ 2020 में एक और ऐसे क्वेश्चन आ गया था, कोई बॉल कुछ समथिंग, दो अलग अलग चीजें दी हुई थी, बॉल वन बॉल टू, कुछ इस तरह से कर करके। तो उसमें से भी अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। कभी कभार ये पूछते हैं कि कोई दिस प्रैक्टिस इज और दिस जैन मॉन्क इज कॉल्ड एज, और दिस प्रैक्टिस इज, तीन चार ऑप्शन पर अगेन आपको दे रखे हैं उन्होंने। तो जब आप इतना ही काम करेंगे ना, उस प्रैक्टिस को लेंगे एंड बस इंग्लिश में स्टेटमेंट बना के देखेंगे, दिस प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस का नाम इज, फिर आपने एक ऑप्शन को बस अपने खुद से मन में बोल के देख रहे हैं, तो उसमें दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही आइडिया ही लग जाएगा इंट्यूशन से कि यार ये तो हो ही नहीं सकते, दिस सीम्स वेरी फार फेस्ट। कोई सिंगुलर होता है, कोई प्लूरल हो जाता है, कोई कभी कभार क्या होता है कि सबकॉन्शियसली भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है। अब जैसे कोई संस्कृत में वर्ड है एंड सिंस वी स्पीक हिंदी, तो हमें सबकॉन्शियसली भी थोड़ा थोड़ा लगता है ये वर्ड का मतलब ये तो नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? आपको थोड़ा आपको एग्जैक्टली, आ जाता है exact ना। तो वही सब ये बेसिकली कंबाइन होके आपका इंट्यूशन, थोड़ा बहुत आपकी मतलब जो लैंग्वेज है लर्निंग रही है नॉर्मल वर्ल्ड में, ये सब कंबाइन होके वो चीज हो जाती है प्री में। और फिर अगेन, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिस इज अ बिल्कुल फुल प्रूफ वे ऑफ डूइंग थिंग। जब मैं राइट, भी 2021 में देके आया था तो आई कुड नॉट इवन से कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, ऑल्दो आई स्कोर गुड इन इन आई स्कोर गुड इन फिल्म दैट ईयर, क्योंकि आंसर की से अच्छे आ रहे थे। बट मैं भी जब बाहर निकला था तो आई कुड नॉट से कि भाई मेरा होगा भी कि नहीं होगा, तो इतनी राइट, अनसर्टेनिटी तो ऑब्वियसली है, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करने का, जो कि इन मोस्ट केसेस ठीक चला जाता है। बाकी तो फिर जो बाकी जो नॉर्मल लोग कर ही रहे हैं वो तो खैर है ही कि अपनी आंसर टेस्ट सीरीज 30-35 लगा लीजिए, आंसर की जो बेसिकली स्टैटिक बुक्स हो गई है वो तो खैर मतलब आई गेस एवरीवन नोज अबाउट इट। राइट। नो नो, एक्चुअली ये बात एलिमिनेशन की है ही नहीं, ये बात है हमारी उन क्वेश्चंस के फोकस करने की जहां पे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जहां पे हाँ, आपको हिंट ही नहीं है कि कैसे करना है। एग्जैक्टली। तो इंट्यूशन, हाँ, इंट्यूशन हमें वैसे ही डेवलप करना है। इट्स लाइक इंटेलिजेंट गेस तो दूसरी चीज होती है, लेकिन ये जो हाँ। आप स्ट्रेटेजी बता रहे हो दैट इज यूनिक, कह सकते हैं। आई मीन डेफिनेटली मैंने नहीं सुना है हम्म। लोगों को अप्लाई करते हुए। इट्स लाइक मॉक टेस्ट आप वही दे रहे हो ना जो आप भाई क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं आपको, एटलीस्ट उसके लिए आप फोकस करो। नहीं, और प्लस मैंने एक चीज आपसे बताई ना कि यूपीएससी में क्वेश्चंस कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, वो क्वेश्चन नए होते हैं इसलिए डिफिकल्ट होते हैं, मतलब इट्स नॉट दैट राइट, क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट, वो क्वेश्चन इज न्यू, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट। तो वही कि आप जैसे टेस्ट सीरीज में भी आपको नया क्वेश्चन दिखेगा और जो कि सॉर्ट ऑफ जो आपने नहीं कर रखा, तो ऑलमोस्ट ये होगा कि यूपीएससी ने आपको किसी नए फील्ड से क्वेश्चन दे दिया है, राइट। सिमिलर टू दैट। हाँ, नहीं, ग्रेट, ये प्रिलिम स्ट्रेटजी आई एम श्योर इसको हम हाईलाइट करेंगे, एंड विल आस्क आवर एस्पिरेंट्स डेफिनेटली प्लीज हैव अ क्विक लुक। हाँ, एक बार ट्राई और करके जरूर देखिएगा। हाँ, क्योंकि हाँ, देयर इज नो हार्म इन इट ना, बेसिकली आपने क्या किया, हर टेस्ट में आपने 10-15 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा किए हैं, और जिसमें आपने एग्जैक्टली, दिमाग लगाया अपना, ऐसा कुछ मैं बहुत अलग तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ पढ़ने को कि कुछ मैं या नया कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट। नो, ग्रेट, आई मीन इट वाज सही, आई मीन इनक्रेडिबल कन्वर्सेशन हियर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था हम्म। आपसे कि मान लीजिए फर्ज करते हैं कि ये अटेम्प्ट नहीं हुआ होता किसी रीजन की वजह से, अगला अटेम्प्ट क्या आप देते? अ, मतलब इन 95% ऑफ चांसेस में ना देता, मतलब बेसिकली वही था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ट्रेनिंग में हम लोग एक साल के लिए अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तो मेरा मतलब 2022 में नहीं दे सकता हूँ, मैं 2023 ही बस दे सकता हूँ। और 2023 तक अब कितनी क्या पता मेरे में एनर्जी बचती नहीं बचती, और क्या वहाँ पे सर्कमस्टांसेस रहता होता, मुझे आईआरएस इतना पसंद आ जाता कि मुझे देने की जरूरत ही ना पड़ती। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मैंने ऑलमोस्ट मन बना लिया था, स्पेसिफिकली मैंने तो इस अटेम्प्ट के लिए भी बना लिया था, 2021 के लिए भी मेरे को नहीं था देना, मतलब कभी जब मैंने 2020 में सोचा था। पर वही एग्जैक्टली मैंने वही कहा ना, वो 3 महीने और फिर वो ऐसा लगता है कि 30 साल के लिए सर्विस चेंज हो जाएगी, तो ठीक है दे दिया। अब वही है कि फिर मतलब इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं एक साल का गैप लेके और फिर नया वापस 2023 में वापस अटेम्प्ट करूं। और फिर जबकि मैंने, देखिए ऐसा होता है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू डोंट इवन नो कि आपको क्या चीजें बदलनी चाहिए, मतलब बेसिकली अब मैं उस सैचुरेशन पे आ चुका हूँ कि भाई मैं अगर अपना अटेम्प्ट भी दूंगा तो मैं बिल्कुल ब्लाइंड होकर ही दे रहा हूँ, और फिर वही भगवान से बस हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भाई इस बार हो जाए। मैं कुछ चेंज कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं क्या चेंज करना है, मतलब राइट, लिटरली यही हो चुका है। अब फर्स्ट सेकंड एग्जैक्टली, अटेम्प्ट में तो मे बी यू कैन मैन्यूवर योरसेल्फ, या कि से कि चलो ठीक है मैंने ये अच्छा नहीं किया था, मैंने वो अच्छा नहीं किया था। और हमेशा ऐसा होता ही है कि आप नो मैटर आप कितना ही प्रिपेयर होकर दे लें एग्जाम को, आपका 2-3 पेपर तो अच्छे जाएंगे ही नहीं, मतलब 7 में से 2 पेपर तो मान के चलिए कि वो गड्ढे में ही जाने हैं, मतलब क्योंकि अब एग्जाम ही ऐसा है।
तो और वो होना ही है अगली बार भी, तो ऐसा तो कुछ मेरे को लगा भी नहीं कि भाई मुझे इसलिए अटेम्प्ट देना चाहिए क्योंकि मैं ये चीज़ को इम्प्रूव कर पाता, वो भी कोई ऐसा केस है नहीं। तो वही कि मैं शायद ही देता, मतलब बहुत ही कम चांसेस में देता। राइट। वही हमेशा कहते हैं दोस्तों कि वो एक आखिरी मौका, वो एक मौका अपने आप को जरूर देना चाहिए। और दिव्यांश की इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है यार कि मतलब वो एक मौका इन्होंने अपने आप को दिया। हालांकि पिछले हाँ, ही वाज इन गुड पोजीशन। आई थिंक IRS कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही डायनेमिक इन मस्त जॉब है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, आपको एग्ज़ैक्टली। पुलिस की यूनिफॉर्म मिलती है, नेवी की यूनिफॉर्म में हाँ, मिल जाती है, आपको हाँ, कोर्ट्स में भी हाँ। जाते हैं आप, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी एक तरीके से हाँ, जॉब है। बहुत ही डाइवर्स जॉब, एग्ज़ैक्टली। तो आईआरएस कस्टम्स की एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी थी कि सेंट्रल सर्विसेज़ में इट इट आई थिंक इट्स अ मोस्ट डाइवर्स जॉब, मतलब यस। आईएएस से कंपेयर करें तो मेरा तो वो सही नहीं होगा, बट इन सेंट्रल सर्विसेज़ में बहुत ही डाइवर्स है। आप जैसे एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट भूल गए उसका, वो था नारकोटिक्स। नारकोटिक्स भी हम लोग के अंदर ही नारकोटिक्स। आता राइट। है। हाँ, वो जो एनसीबी हो गया, सीबीएन हो गए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग के अंदर ही आती है। कस्टम्स पूरा हम लोग के अंदर आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ईडी भी आता है। ईडी, हाँ, ईडी में डेप्यूटेशन में हम लोग जाते हैं, एग्जैक्टली। तो राइट। मतलब वो भी काफी डायनामिक जॉब है। आप पुलिसिंग भी कर सकते हैं, आप एग्जैक्टली। नारकोटिक्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, टैक्सेशन में भी कर सकते हैं। एंड सिंस इट्स अ टेक्निकल सर्विस, तो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा जाने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज खुली रहेंगी। तो वो भी एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज ये है कि यू कैन राइट। ऑलवेज गो गो इन द प्राइवेट सेक्टर। कि भाई मान लीजिए आपको 10 साल बाद सरकार नौकरी लगता है कि मैं मेरे से हो गया एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर बिकॉज आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्किल को वो कर लेंगे, जो कि शायद आईएएस और आईपीएस भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आईआरएस के साथ। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। नो ग्रेट। वेल, बहुत वैसे ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं। एंड ये जो आपकी जर्नी से हमको ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। स्पेसिफिकली जो आपकी रेगुलर आपने अटेम्प्ट्स देते रहे हैं और अपनी जो वीक एरियाज को है उस पर फोकस करते रहे हैं आप। सो आई होप ये एस्पिरेंट्स जरूर देखेंगे और हम इसको अलग से भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य ही यही है यार कि जो जरूरी नहीं कि हम अपनी गलतियों से सीखें, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये चीज अगर बच्चों के तक जाएगी, एस्पिरेंट्स तक जाएगी, तो अगर एक बच्चा भी अगर आपकी बात पकड़ लेता है, समझ लेता है और वो फोड़ देता है एग्जाम को, तो हमारा आपका सक्सेसफुल होना जायज है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस, यस। Great. It was amazing, incredible conversation. We'll be in touch, and thank you so much once again for your time. थैंक यू वेरी मच। You're welcome. Thank you so much, and all the best. ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है, सो या दिव्यांश इज डन। एक एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, दो चीजें शेयर कर दीजिएगा। एक तो अपनी कोई इमेज होगी जो अच्छी सी हम पोस्ट पे लगा सकेंगे, ठीक है, ठीक। चाहे वो यूपीएससी भवन की होगी, कहीं पे भी, जो भी यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ। एंड इन केस अगर आपके पास आपके स्टडी रूम वगैरह की टेबल होगी, फोटोज वगैरह होगी क्या? अब वो देखनी पड़ेगी, मैं देख के बताता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि अगर वो कनेक्टेड एक होता है कि अरे सर का भी यही टेबल है, यही किताब, यही पढ़ते थे, तो आई एम श्योर अच्छा, एक। हाँ। देखता हूँ, अगर मिलेगी तो मैं दे दूंगा। वैसे मैं बहुत ज्यादा मैंने खींची नहीं है, बट देखनी पड़ेगी। श्योर श्योर श्योर। चलिए, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।